नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 19 लेके आ गया हूं। और पार्ट 19 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है जहां पर कालेश्वर मेला मनाया जाता है। तो कालेश्वर जो मेला है वो कांगड़ा में मनाया जाता है। शुरुआत हम HPGK से कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हुए यहाँ से जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ कालेश्वर मेला, तो कालेश्वर मेला कहाँ लगता है जी? कांगड़ा में लगता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ और मेलों की हम यहाँ से बात करते हैं। देखिए, जैसे शिवरात्रि मेला एक हिमाचल प्रदेश में होता है। जो शिवरात्रि जो फेयर होता है वो कहाँ पे होता है? ये मंडी में मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल फेयर है, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ लोहड़ी, हिमाचल प्रदेश में जो लोहड़ी है वो परागपुर में मनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की होली की, तो होली कहाँ मनाई जाती है? होली हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में मनाई जाती है। एक सारी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है, तो ये सारी मेला कहाँ होता है? तो सारी फेयर जो है ये अर्की में होता है। हिमाचल में एक मेला होता है पत्थर का खेल मेला। तो पत्थर का खेल मेला जो है शिमला के हलोग में लगता है। और एक भैंसों का मेला होता है जिसको बुफेलो फेयर भी हम कहते हैं, ये कहाँ पे होता है? शिमला में होता है। इसके अलावा कुछ और हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में घाटी है जिसका नाम है भाभा घाटी। भाभा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो भाभा घाटी को जो है ये किन्नौर में स्थित है। अगर मैं कुछ घाटियों की बात करता हूँ, भाभा घाटी होने के साथ साथ यहाँ पे भाभा जल विद्युत परियोजना भी है, भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। भाभा जल विद्युत परियोजना जो है कितने मेगावाट का है? तो ये 120 मेगावाट। आपने याद रखना है कितने मेगावाट है? 120 मेगावाट की है भाभा जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, मैं कुछ घाटियों की बात, यहाँ पे भाभा घाटी कहा गया था, तो कुछ हिमाचल की ऐसी घाटियाँ जो पेपर में आपसे पूछी जाती है अक्सर। तो जैसे कि यहाँ पे बसपा घाटी, जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी किन्नौर में स्थित है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक स्वां घाटी है, और स्वां घाटी कहाँ पे? ये उन्ना में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ क्यारदून घाटी, तो क्यारदून घाटी भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। मिशन एलाइड में जो मैं आपको ये करवाने वाला हूँ सारी चीज़ें, बहुत जल्दी मैं आपको एलाइड के लिए जो है यहाँ पे बेस्ट लाने वाला हूँ टेट के बाद। तो क्यारदून घाटी जो है ये सिरमौर में है, और दून घाटी कहाँ पे? सोलन में। तो आपने हड़बड़ाना नहीं है, क्यारदून जो है वो सिरमौर में है और दून घाटी खाली कहाँ पे? सोलन में। बलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा फर्टाइल घाटी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी है। ये कहाँ पे? ये मंडी ज़िले में स्थित है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो ये पूरी वीडियो देखेगा उसको मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है लास्ट में। ये सरप्राइज़ क्या है वो लास्ट में ही देखिए, सीधा आपने वहाँ सरप्राइज़ के पास नहीं जाना है। जो बीच के जो आंसर जो देखेगा उसके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि बीच में मैंने कुछ दिया है जो आपको जो है गिफ्ट के रूप में आज मिलने वाला है। तो भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है? देखिए, भुंडा त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पहाड़ी लोगों का कुंभ? तो बात करते हैं भुंडा त्यौहार की। तो भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में मनाया जाता है। और कुल्लू में कहाँ मनाया जाता है? तो कुल्लू के निरमंड में। याद रखना है कि कहाँ पे मनाया जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ भुंडा त्यौहार की और निरमंड की, निरमंड में जो है वो भगवान परशुराम जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ये जो भुंडा त्यौहार है ये 12 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद आता है भाई? 12 वर्षों के बाद ये भुंडा त्यौहार आता है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार मैं आपको रिवाइज भी करवा चुका हूँ। श्रृंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर मैं शिंगला माउंटेन पीक की बात करता हूँ तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर मैं शिंगला की बात करता हूँ, शिंगला के अलावा ये तो लाहौल स्पीति में है, जैसे मूल किला, मुरांगला, गेफांग, मनीरेंग, ये सारी की सारी कहाँ पे है? ये लाहौल स्पीति में है। कौन कौन सी बोली मैंने? शिंगला लाहौल स्पीति में है, क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा मूल किला लाहौल स्पीति में है, मुरांगला है, गेफांग है, मनीरेंग है। ये सारी की सारी चोटी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ किन्नौर की, तो किन्नौर में जैसे कि शिला चोटी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। शिला जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी हाइट 7026 मीटर है। अगर मैं किन्नौर में एक चोटी और है लियो पारगिल। लियो पारगिल भी कहाँ पे है? लियो पारगिल भी किन्नौर में है। कैलाश चोटी भी कहाँ पे है? ये भी किन्नौर में स्थित है। दोस्तों, आता है कि कुल्लू चोटी, कुल्लू में जो है वो चोटियाँ हैं, जैसे दियो टिब्बा है, शीतीधार है, ये कहाँ पे? कुल्लू में। उमाशिला है, ये सारी की सारी सोलांग है। जितनी मुझे अभी याद आ रही है उतनी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल्लू में कौन कौन सी? दियो टिब्बा, शीतीधार और सोलांग। और सिरमौर की जो सबसे ऊँची चोटी है इसका नाम है चूड़धार। ये भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है। अब अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, और हर एक क्वेश्चन भाई महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन को आपने पेपर में पढ़ के जाना है।
प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हिरदाराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? देखिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अगर मैं हिरदाराम के बारे में आपने पहली बार ही सुना होगा मैक्सिमम लोगों ने, हिरदाराम के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। हिरदाराम का जो संबंध है, पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है जी? मंडी से है। हिरदाराम जी मंडी से थे और इनकी जो मृत्यु है, जितना मुझे याद है, जितना मैं बलोत्रा सीरीज़ में पढ़ रहा था, 1885 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी हिरदाराम जी की। अगर मैं बात करता हूँ हिरदाराम जी के बारे में, मैं कुछ आपको बता देता हूँ जितना मुझे याद है। हिरदाराम जी जो है, ये इन्होंने आज़ादी के समय जो है देश के लिए कार्य किया था। चाहे इन्होंने रास बिहारी बोस है, उन सभी की जो है आज़ादी के समय इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए हिरदाराम को जो है अब जाना जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है? मंडी जिले से है। उसी तरह यहाँ पे आपको लालचंद प्रार्थी भी पेपर में पूछा गया था कि भैया बताइए लालचंद प्रार्थी कहाँ से है? तो लालचंद प्रार्थी जो है ये कुल्लू ज़िले से है और इनकी एक फेमस बुक है जो कि अलाइड सर्विसेज में भी एक बार पूछी गई है। तो इसका नाम है कुल्लू देश की कहानी और टेट में पूछी गई है भाई कितने बार? 10 बार। तो कुल्लू देश की कहानी बुक है लालचंद प्रार्थी की और लालचंद प्रार्थी का जो संबंध है वो कहाँ से है? कुल्लू ज़िले से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त कौन थे? द फर्स्ट लोका आयुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोका आयुक्त थे इनका नाम था न्यायाधीश TVR टाटाचारी। देखिए, न्यायाधीश TVR टाटाचारी जो थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले लोका आयुक्त थे। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल की, तो पहले राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम था जयवंत राम। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की पहले राज्यपाल कौन थे? S चक्रवर्ती थे। और पहली महिला राज्यपाल, तो ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था राजा वीरभद्र सिंह। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कितने बार रहे थे भाई? 6 बार तक जो है राजा वीरभद्र सिंह जी जो है मुख्यमंत्री रहे थे। क्वेश्चन आपको पेपर में क्या आएगा? ये डन क्वेश्चन आएंगे, 101% ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स सोच लो, कुछ भी सोच लो, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेंगे टेट में। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, याद रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके जो चीफ जस्टिस है प्रेजेंट टाइम में, इनका नाम है रामाचंद्रा राव। क्या नाम है भैया? रामाचंद्रा राव जो है इनका नाम है। ये मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश के हाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे है जो आपने 1 या 2 बार सुने होंगे। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई? तो हिमाचल प्रदेश में एक YS परमार किसान स्वरोजगार योजना आई थी, इसको कब लागू किया गया था? तो इस योजना को जो लागू किया गया था, ये किया गया था भैया 2014 में। याद रखना है 2014 में जो है डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर YS परमार की, तो डॉक्टर YS परमार जो थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और इनका जो संबंध है ये सिरमौर जिले के बागथन नामक स्थान से था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम था पोलेंड्री इन हिमालयाज। आपने याद रखना है YS परमार की एक बुक बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, पोलेंड्री इन हिमालयाज। तो पोलेंड्री इन हिमालयाज जो बुक है ये किसके द्वारा रिटन की गई है? तो ये की गई है YS परमार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत का मशरूम शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत में जो है किसे मशरूम शहर के नाम से जाना जाता है? तो मशरूम शहर के नाम से जो है सोलन को जाना जाता है। अगर मैं सोलन में बात करता हूँ, सोलन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोलन में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 5। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव कितनी सीटों पर हुआ है? विधानसभा का 6 सीटों पर। ये क्वेश्चन टेट में बन सकता है। लोकसभा का भी चुनाव हुआ है और लोकसभा का जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर हुआ है? 4 सीटों पर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ये आज का बम्पर धमाका है। अगर मैं बात कर रहा था मशरूम शहर की, तो मशरूम शहर मैंने सोलन को बोला था। सोलन में एक नॉन यूनिवर्सिटी है जिसको डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चररी एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि डॉक्टर YS परमार और हॉर्टिकल्चररी एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? स्थापना कब की गई थी भैया? तो याद रखेंगे 1985 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब कमेंट बॉक्स में आपने एक क्वेश्चन फिर से बताना है, क्योंकि आप जब तक खुद करोगे तब तक तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनने वाली है। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। जिसने अभी तक पार्ट 1 से वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट 1 से वीडियोज़
देखें। और हिमाचल प्रदेश की भी एक स्पेशल सीरीज़ है जिसके पार्ट 24 आ गए हैं, उनको भी पढ़ ले, वहाँ से भी बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर कांगड़ा में है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था ये आपने बताना है। अगले क्वेश्चन की बात, और अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा, एक बार पेपर में आया था टेट परीक्षा में कि सनावर स्कूल जो है कहाँ पे है। सनावर स्कूल को सनावर जो है सोलन में पड़ता है, और यहाँ पे सनावर में जो एक स्कूल है जिसका नाम है लॉरेंस स्कूल। तो लॉरेंस स्कूल सनावर में है और सनावर कहाँ पड़ता है, सोलन में। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। मोहन हेरिटेज पार्क पेपर में आ चुका है। मोहन हेरिटेज पार्क भी कहाँ पे, सोलन में है। मैं तो घूम के आया हूँ, जो जो सोलन से है वो कमेंट बॉक्स में यस सर और सोलन का टैग भेज दे भाई, ठीक है, ताकि मुझे भी जो है पता लग सके कि कौन मेरे जो है स्टूडेंट्स है वो सोलन से है। तो अहिंसा के चरम रूप का व्यवहार में है। देखिए, अहिंसा का जो चरम रूप है वो व्यवहार किस धर्म के व्यवहार में है, तो अहिंसा का जो चरम रूप जैन धर्म के व्यवहार में। अगर मैं जैनिज्म की बात करता हूँ तो जैनिज्म में सबसे पहले महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, कैसे संस्थापक बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में ही पार्ट 18 में बता चुका हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे कौन, महावीर स्वामी। और इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, ये सब मैं जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। वर्तमान इनके बचपन का नाम था, इनके माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, हर एक चीज़ आपको टेट परीक्षा में दिखने वाली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद के अधिकार को कब समाप्त कर दिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो मगध। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मगध के अधिकार को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। मगध महाजनपद, देखिए मगध महाजनपद जो है वर्तमान में कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। तो मगध महाजनपद जो है ये वर्तमान में जो है पटना, याद रखना है, पटना कहाँ की राजधानी, बिहार। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रम, याद रखना, पाटलिपुत्रम इसका पुराना नाम है। और पाटलिपुत्रम को किसके द्वारा बसाया गया, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रम, और पाटलिपुत्रम को किसने बसाया, उदयन ने बसाया था। दोस्तों ये बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है। और गंगा और सोन नदी, दो नदियाँ आती है, एक गंगा और दूसरी सोन। गंगा और सोन का जो संगम है वो भी कहाँ पे होता है, पटना में होता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। मगध की बात हो रही है, मगध महाजनपद है और मगध महाजनपद वर्तमान में बिहार में आता है। मगध महाजनपद की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी इसका नाम था राजगिरे। क्या नाम था, राजगिरे। कुछ और दो महाजनपद के बारे में बात कर लेता हूँ जितने मुझे अभी माइंड में आ रहे हैं। जैसे गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद जो है ये इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और अवंती महाजनपद एक होता था, इसकी राजधानी कहाँ पे थी, उज्जैन में थी। कहाँ पे थी, उज्जैन में थी अवंती महाजनपद की राजधानी। और आगे आगे मैं देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 15 जून के बाद मैं आपके लिए धड़ाधड़ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें कि दिन की 2 वीडियोज़ आने वाली है। तो आपने कहीं भागना नहीं है, साइकोलॉजी और इंग्लिश दोनों की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। मुझे पता है 22 जून को टेट है, 23 जून को, और 29 या 30 को भी टेट है, और 13 जुलाई को भी टेट है। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, मैं आपके साथ बिल्कुल बना हूँ, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपके साथ बिल्कुल बना हूँ। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, मेरा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको क्या है भैया, इस नंबर पे कॉल नहीं करनी है, मैसेज करना है खाली, ठीक है। तो जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं वो बिल्कुल प्रोवाइड यहाँ पे है। और एलआईडी का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 13 जुलाई के बाद एलआईडी शुरू करेंगे यहाँ से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन अगला है, मयूर शासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। देखिए मयूर शासन होता था, और मयूर शासन जो है दिल्ली में था, और इस पे बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो इनका नाम था मोहम्मद शाह। इनके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करने वाले। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, और अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो बताता है कि इंडिया एक भारत हमारा देश है, तो ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 जो है। तो इसका आंसर जो आना था वो आर्टिकल 1 आना है। और ये जो है एग्जैक्टली अगर मैं इसकी बात करूँ तो नेम एंड टेरिटरी के बारे में आर्टिकल 1 बोलता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भारतीय संविधान में, जैसे एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, तो आर्टिकल 17 में बोला है छुआछूत का अंत, बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 17 हमारा हो गया। आर्टिकल 17 के बाद अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 21 का ए, 21 के ए में क्या है, शिक्षा के अधिकार
जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क फ्रीली जो है एजुकेशन दी जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में 51 से अनुच्छेद 51 से, सारे अनुच्छेद याद रखने हैं आपने, 51 से 52 से 61, सॉरी 52 से 61 किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। आपने याद रखना है 51 के ए में किसके बारे में बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया है, ये भी आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी बात नहीं करूँगा, स्पेशल इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो निम्न में से जो है वो कौन सा एक राजनीतिक अधिकार जो है, तो निम्न में से जो है जो राजनीतिक अधिकार है वो कौन सा है। तो इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है, विधि का भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा चुनाव लड़ने का अधिकार। तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये जो है एक राजनीतिक अधिकार है। ये जो आंसर लगा रहा हूँ भाई ये बिल्कुल सही है, आपने गलत नहीं सोचते, इनको पढ़ के ही लगाया गया है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखिए, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एचपी के पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर के क्या 2 क्वेश्चन लास्ट में कर रहे हैं, प्लस मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में भी जुड़ने के लिए जिसको जुड़ना है मैं उसको जोड़ रहा हूँ। तो दिक्कत कोई नहीं है भाई, आपका काम से पढ़ना है, टेट को क्वालिफाई करना है, फ्रीली शिक्षा है, दिक्कत कोई नहीं है। तो पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट कनेक्ट्स इंडिया विद, तो भारत को जो है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य किससे जोड़ता है। तो भारत को देखिए ऑप्शन में यहाँ पे पाक दिया है तो हर बंदा सोच रहा है कि पाकिस्तान से जोड़ता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, आपने याद रखना है। ये अगर मैं पाक जल डमरू मध्य की बात करता हूँ तो ये वे ऑफ बंगाल और इंडियन जो ओशियन है इसके बीच में है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। देखिए वैसे ही एक मलक्का स्ट्रेट भी है, तो मलक्का स्ट्रेट जो है इंडिया और इंडोनेशिया को आपस में जोड़ती है मलक्का स्ट्रेट। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान इस नाम से जाने जाते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो भाई देख लो ये क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा किस में, मुझे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो भाई कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णन करता है, वो करता है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर मैं बात करता हूँ संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, ये भी आपने बात याद रखनी है। प्रस्तावना में जो जैसे जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, 3 प्रकार के जस्टिस, जैसे कि एक होता है सोशल जस्टिस, दूसरा होता है इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा होता है पॉलिटिकल जस्टिस। भाई जो लिबर्टी है वो भी 5 प्रकार की होती है, लिबर्टी 5 प्रकार की होती है और जस्टिस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक डैश पश्चात राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो जो 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं ये रिटायर होता है। कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, लेकिन प्रत्येक 1/3 भाई 1/3 याद रखना है कि 1/3 जो है वो क्या होने वाला है, 2 वर्ष हर दूसरे वर्ष जो है वो क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, कहाँ के लिए, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा बहुत ज़्यादा फ़र्क है, राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है। देखिए दोनों ही सदन है किसके, संसद के, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस है, लेकिन राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है और लोकसभा जो है ये नॉन परमानेंट हाउस है। क्योंकि राज्यसभा को दोस्तों स्थायी सदन कहा जाता है, इसको लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है। और अगर मैं राज्यसभा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो राज्यसभा को जो है वो भंग किया जा सकता है देखो, और लोकसभा को भंग भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। और राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी ईयर्स होनी, 30 वर्ष। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और जो बच्चे एचएएस अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है उनको चुटकियों में आने चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और उतने भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एचएएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आपने दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, द लेजिस्लेटिव पावर आर वेजिटेड इन, तो विधायी शक्तियाँ निहित होती है। तो विधायी शक्तियाँ जो होती है ये संसद के पास होती है। देखिए दोस्तों विधायी शक्तियाँ जो है ये संसद के पास होती है, और संसद का जो जिक्र है वो हमारे संविधान के किस पार्ट में किया गया है ये आपने बताना है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में भाई क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है वो पार्ट 3 में बताए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 में बोला गया है, पार्ट 4 में क्या बोला गया है,
भाग 4 में जो है वो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, और डीपीएसपी कहाँ से लिया, आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संसद की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। एक पहला जो पार्ट है इसका वो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 2 हाउस है, और एक इसका क्या है, राष्ट्रपति इसका पार्ट है। पार्ट 3 है और हाउस कितने, 2 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं इनकी जो ये जो रिटायर होते हैं वो 62 साल की उम्र में होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उच्च न्यायालय के जो वकील होते हैं ना, इनको जज होता है, वकील नहीं, जज होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको जो अपॉइंट, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मान लो हिमाचल प्रदेश में कोई जज आ रहा है हाई कोर्ट में, तो उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। और मिनिमम एज जो होगी उसकी 62 होगी, उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के जो जज होता है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो त्यागपत्र भी किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ हाई कोर्ट, जैसे हिमाचल प्रदेश में टोटल हाई कोर्टों की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है। दोस्तों आपने याद रखना है, हिमाचल में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे, शिमला में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ असम हाई कोर्ट की, तो असम हाई कोर्ट जो है ये कहाँ पे, गुवाहाटी। असम का हाई कोर्ट जो है कहाँ पे, गुवाहाटी का है। और आपने याद रखना है, असम का जो हाई कोर्ट है ये गुवाहाटी में स्थित है, और नागालैंड, पुडुचेरी, इन सभी का भी हाई कोर्ट कहाँ पे है, ये गुवाहाटी में स्थित है। उसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, इनका हाई कोर्ट कहाँ पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1862 के आसपास हुई थी, जितना मुझे याद है 1862 के आसपास जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र, गोवा और जो हमारा दमन एंड द्वीप, दादरा नगर हवेली है, इनका हाई कोर्ट भी कहाँ पे है, कहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट ही स्थित है। एक ही हाई कोर्ट है इनका। और असम, नागालैंड, पुडुचेरी का भी शायद एक ही है, जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन की बात, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। और मेरे को जो फील आ रहा है ना अंदर से, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस बार। तो 86 में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1950। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1951, 1952। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है 1951 में शुरू हुआ था और 1952 फरवरी में जो है ख़त्म हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे तो इसके पहले वोटर कौन थे। तो इसके जो पहले वोटर थे इनका नाम था श्याम शरण नेगी। क्या नाम था, श्याम शरण नेगी। इनका संबंध हमारे हिमाचल प्रदेश से ही है, और ये बात आपने याद रखनी है, श्याम शरण नेगी पहले वोटर थे, अब इनका निधन हो चुका है, तो ये भी आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो है वो कुल संख्या जो है वो कितनी है, 12। देखिए, अनुसूची के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि शेड्यूल के बारे में पिछले कुछ पार्ट्स में आपको बता चुका हूं, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं। आप वहां से सारे पार्ट देखें। आपको अगर अपना टेट क्वालिफाई करना है तो एक पार्ट देख के आपका टेट क्वालिफाई होने वाला नहीं है। भाई मुझे कितना टाइम बनाने में लगा होगा, तो आप पढ़ तो सकते हैं, ये तो 20 मिनट का काम है और 20 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा ही सुनना नहीं चाहते तो फिर फास्ट प्लेबैक कर लो, उसमें सुन लो। तो सुनना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप सुनोगे नहीं, करोगे नहीं, तो फिर ऐसे चलने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैं आपके लिए, मेरे एग्ज़ाम चले हैं, मैं एग्ज़ाम के बीच भी आपके लिए वीडियो बनाने आ रहा हूं, तो देख लो भाई, आपको भी अब थोड़ा सा मेहनत करनी है। इस बार जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको टारगेट रखना है 100 नंबर का, और जीके में जो उनका टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट है कि जीके में उनके जो मार्क्स आने चाहिए वो आने चाहिए 30 में से 28। 30 में से 28 से कम किसी के नहीं आने। साइकोलॉजी के नोट्स जिसको मैंने दिए उसके नंबर 20 आने चाहिए, 20 से कम किसी के भी नहीं आने चाहिए। वैसे तो 25 और 28 ही आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भाई आपने ये सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 2011 की जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत की जो जनसंख्या थी वो 1210.19 मिलियन थी। और अगर मैं बात करता हूँ पुरुष की संख्या कितनी थी, तो 1210.19 मिलियन। 19 मिलियन जो है वो क्या थी, हिमाचल भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी थी। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज में, तो परसेंटेज में मेल्स जो थे उनकी थी 51.54%। और अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल की जो संख्या थी वो 48.46% थी। अब कुछ करंट अफेयर की थोड़ी सी बात करते हैं। अब चुनाव आयोग ने जो इस बार एक लोगो दिया,
दोस्तों करंट अफेयर की मैं स्पेशल आपके बीच एक वीडियो लाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। मैं नहीं चाह रहा कि 25 मिनट से लंबी कोई भी वीडियो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस सर का टैग जो है, मैसेज जो है, वो अपना जो प्यार है वो ज़रूर भेजें। कुछ भी कमेंट ज़रूर करें भाई। और अगर अपने आपके दोस्त भी, जितने भी आप सभी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्त को भी सभी शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है उनके पास, सभी के पास जो है अच्छा कंटेंट पहुँचे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसा ही कंटेंट आगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये चैनल आपके लिए बहुत लाभकारी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो आप सभी लोगों के साथ जो है आज की वीडियो की मैं यहीं पे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।